चलिए आज हम लोग जो है सेल डिवीजन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साउंड भी जा रही है ना? यस सर। चलिए, तो ये सेल डिवीजन हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेल डिवीजन में सेल डिवीजन किस प्रकार, सेल के अंदर क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम जैसे ही सेल बड़ा करता है, कर से दूसरा सेल बनाना चाह रहा है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। ठीक है, कि सभी अपने अपने इंडिविजुअल्स में जो है क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और सजीव का नेचर भी यही है ना। सजीव का गुण भी कल हम बताए थे कि वो क्या करेगा, अपने मास में इंक्रीज करेगा और इंडिविजुअल्स के नंबर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप इस एनिमेशन में कि दो सेपरेट सेल बन जाते हैं एक सेल से। देखा आपने एनिमेशन में? कुछ समझ में आया एनिमेशन के द्वारा कि एक सेल से दो सेल को फॉर्मेशन कैसे हो गया? ठीक, चलिए अब हम इन्हीं को अब जो है आगे विस्तार से हम लोग समझेंगे। ठीक ना, ये एनिमेशन हमने आपको फर्स्ट में दिखाया। चलिए, सेल साइकिल जो है किसमें होगा, सेल साइकिल या सेल डिवीजन किसमें होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में? लिविंग में सर। लिविंग में होगी। ठीक है, लिविंग में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक है यूनिसेलुलर जिसको एक कोशिकीय बोलते हैं, और एक होता है मल्टीसेलुलर जिसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों को क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के कौन कौन से बताइए आप लोग भी। पहला तो अभी हमने बताया कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकीय। एक कोशिकीय। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों को किसी को भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो यूनिसेलुलर हो गया आपका अमीबा, जैसे हम हाथ पैर टांग वांग सब कुछ देखे अलग अलग, नहीं वो सिंगल सा होता है, एक सेल होता है, वो फुटपाथ के द्वारा अपना जो है भोजन, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, उसके द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करता है और बस अपने न्यूक्लियस तक ले जा करके उसको पचा के बस खत्म कर देता है, वो डेवलप नहीं होता है। तो वो सब क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, इस लाइक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर हो जाएंगे। और मल्टीसेलुलर में कौन सब आ जाएंगे बताइए, मल्टीसेलुलर में कौन सब आ जाएंगे? एनिमल्स। हाँ, जितने भी एनिमल्स है, हायर प्लांट्स है। ठीक, चलिए, तो यूनिसेलुलर में अगर हम बोले कि सेल डिवीजन अगर हो रहा है यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर में अगर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन। अगर यूनिसेलुलर में कोशिका विभाजन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इसका ग्रोथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ग्रोथ मतलब क्या होता है, हिंदी को बताइए ग्रोथ का। बढ़ना। विकास, ठीक ना। तो ग्रोथ मतलब सब समझते होंगे, हिंदी वाले भी समझते होंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी वाले नहीं समझ रहे होंगे ग्रोथ को। तो अगर यूनिसेलुलर सेल डिवीजन करता है तो वही उनके रिस्पेक्टिवली ग्रोथ मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, ग्रोथ मान लिया जाता है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर की बात किया जाए तो यहाँ पर सेल डिवीजन में
ग्रोथ अलग प्रोसेस हो जाता है और रिप्रोडक्शन अलग हो जाती है, दोनों अलग अलग फेनोमेना हो जाती है। डिवीजन की बात करें, ठीक है, अगर सेल डिवीजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें दो घटना अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि आपका हो गया ग्रोथ एंड सेकेंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप कम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन होता है। कम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन किस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है, जिसको हिंदी में जटिल जनन भी बोल सकते हैं आप। जटिल जनन, किस जनन विधि को जटिल जनन विधि बोलते हैं हम लोग, या कम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। लाइक जायगोट बनना, पहले गेमीट बनना, फिर जो है जायगोट बनना, फिर एम्ब्रायो बनना, फिर जाकर के एक बेबी का फॉर्मेशन होना। सही है या नहीं, बताइए, ऐसी प्रोसेस होती है ना। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको। तो Yes, sir. मल्टी सेलुलर में जो होती है, मल्टी सेलुलर में आपका ग्रोथ अलग चीज हो जाता है और रिप्रोडक्शन अलग चीज हो जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? No, sir. चलिए, तो हमने देखा सेलुलर में जो है ग्रोथ का अलग अलग मायने हो जाता है, ठीक ना। अगर यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन होता है तो उसी को हम ग्रोथ मान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि अपनी संख्या में वो इंक्रीज कर रहा है। और ग्रोथ का ट्विंस कैरेक्टर क्या बताए थे हम पिछले कक्षा में, जब हम किसी अपने मास को देखेंगे। इंक्रीज करेगा सर। वेरी गुड, सेकंड क्या बताए थे? और सर अपने जैसा नया फॉर्मेशन करेगा सर। बिल्कुल, अपने संतति में, हिंदी वाले संतति बोलेंगे और इंग्लिश वाले इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स मतलब क्या हुआ कि अपना जो बेबी होगा, उनका बेबी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनमें क्या करेंगे, वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि अगला जनरेशन में उनकी जो एक बोलिए आइडेंटिटी है वो बचा रहे। अगर मान लीजिए कि कोई भी केला का पौधा, आपने केला का पौधा रखा, उनका जो जीवन चक्र है वो है कि जब तक वो फल देगा, फल देने के बाद वो डेड हो जाएगा। अगर वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करता है तो उस पौधा को डेड होने के बाद क्या हमें दोबारा केला मिलेगा? नहीं मिलेगा नहीं सर। मिलेगा। तो इसके लिए उन्हें जनन का प्रोसेस से गुजरना होता है, अपने संतति में वृद्धि करना होता है, ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। तो अस्तित्व बचे रहने के लिए ही कोई पौधा जनन करता है, या बोल सकते हैं कि ह्यूमन हो या कुछ भी हो, वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक ना। तो यूनिसेलुलर में तो उतना सब चीज डेवलप नहीं होता है कि ये रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा। तो ये क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, ठीक है। जैसे एक सेल है, दो सेल बन गया, दो से चार बन गया, चार से आठ बन गया। तो जब इसके सेल डिवीजन होते हैं, एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, तो वही इनके लिए क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ का अलग डिफिनेशन हो जाता है और रिप्रोडक्शन का अलग डिफिनेशन हो जाता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। पहले स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार से फीमेल में जो है ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो कई सारे यहाँ पर जो है प्रोसेस होते हैं मल्टी सेलुलर में, इसीलिए दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम और यूग्लिना हो जाएगा ना, ऐसे समझ जाइएगा ना एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि जैसे कि आपका कोरोना वायरस हो गया, वो भी क्या कर रहा है, सेल को डिवीजन कर रहा है, बार बार से सेल को डिवीजन कर रहा है। उसी डिवीजन के क्रम में कोई चेंजेज आ जाता है, ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे सिंथेसिस फेज। उसमें अगर थोड़ा भी चेंजेज आ गया तो कोरोना का अगला वेरिएशन जो होता है
अगला डिवीजन जो होता है वो या तो और अधिक खतरनाक हो जाता है या नहीं तो निष्क्रिय रहता है, उतना ज्यादा हानिकारक नहीं बनता है। तो वो सिंथेसिस फेज में ही डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से कॉपी बना रहा है। तो समझ गए कि यूनिसेलुलर में कौन कौन आएगा। अमीबा सबसे ऊपर हो गया, अमीबा से नीचा जितना भी आएगा बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु सबके सब आ जाएंगे इसमें, है ना। और मल्टी सेलर में आगे आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल आ गए, क्लियर। क्योंकि प्लांट भी ना ग्रोथ करता है, वो भी ना रिप्रोडक्शन करता है। नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बढ़ते हैं सेल साइकिल समझते हैं। सेल साइकिल क्या है, क्योंकि सेल साइकिल ही समझना है हमें इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा आपको साइड से भी सारा कुछ जानकारी देते हुए चलते हैं, ठीक है। सेल साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। वेरी गुड। ठीक, सेल साइकिल को हिंदी वाले कितने स्टूडेंट हैं? चलिए, कोशिका चक्र या सेल साइकिल में दो प्रोसेस होती है। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। सभी को पता है ना? मियोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस, दूसरा हो जाएगा मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समसूत्री ना। इसको शायद हिंदी में समसूत्री ही बोलते हैं। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री, अर्धसूत्री। हिंदी वाला नाम बहुत अजीब अजीब सा है जी। ठीक है। अब देखते हैं कि माइटोसिस के अंदर क्या क्या होती है और मियोसिस के अंदर क्या क्या होती है, वो अब हम लोग जानते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि जब किसी सेल में माइटोसिस की घटना हो रही हो, तो मान लीजिए क्रोमोसोम की संख्या अगर उस सेल में 2n है, तो अगला जो सेल बनेगा उसका, ठीक है, अगला जो सेल बनेगा उसका, उनमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n ही होगी, ठीक है। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या 2n है, तो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 2n ही होगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए दोनों में इक्वल है या नहीं है क्रोमोसोम की संख्या? है सर। तो जब क्रोमोसोम की संख्या इक्वल हो जाए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल माइटोसिस, ठीक है, या इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। क्योंकि डिवीजन मतलब होता है विभाजन, विभाजन जो हो रहा है वो बराबर बराबर का हो रहा है, तो बराबर को हम लोग इक्वल बोलते हैं। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर हम मियोसिस में देखें, तो मियोसिस में क्या होता है? 2n से n हो जाता है, ठीक है। अगर पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम है, तो उनका जो डॉटर सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी? हाफ हो जाती है। तो क्या ये इक्वेशनल हुआ? इक्वेशन जो है दोनों का सेम सेम हुआ? अगर सेम सेम नहीं हुआ तो इक्वल हम लोग कहेंगे? नो सर। नहीं कहेंगे, क्योंकि ये घट गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ठीक है। तो ये कैसा डिवीजन हो जाएगा? रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसमें भी अब दो टाइप्स का होता है। मियोसिस में भी दो टाइप्स होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। सुने होंगे आप लोग, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
माइटोसिस का तो मामला फिक्स है, ठीक है, एक बार वो 2n से 2n बनाएगा, बस हो गया। लेकिन अगर म्यूसिस है तो वहां पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है। ये दो दो होते हैं, ठीक, कैसे कैसे होते हैं चलिए वो बताते हैं हम। अच्छा यहीं पर नीचे ले लें। इतना छोटा चल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसका भी अब दो टाइप्स होते हैं। किसका? म्योसिस का, जिसको म्योसिस फर्स्ट हम लोग बोलते हैं और म्योसिस सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। म्योसिस फर्स्ट में क्या होता है? म्योसिस फर्स्ट में वही प्रोसेस होती है, 2n से n बनना, 2n है, इससे n बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन ना। रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन वही अगर आप म्योसिस सेकेंड में बात करें तो म्योसिस सेकेंड में क्या होता है? n से n बनता है। तो बताइए n से जब n बना तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शनल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन। क्योंकि इक्वल हो रही है ना, n से n बन रहा है, इक्वल है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विभाजन द्वारा या किस विभाजन में कोशिका जो है, एक सेल यानी कि डॉटर सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही पैरेंटल सेल में भी क्रोमोसोम होता है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहती है। तो उनका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? फर्स्ट अगर ऑप्शन आपके सामने दिया जाए कि माइटोसिस, अगर सेकंड ऑप्शन दिया जाए आपका म्योसिस, तो किसको चूज कीजिएगा? माइटोसिस को सर। क्योंकि माइटोसिस में जब कोशिका विभाजन होती है तो जितना क्रोमोसोम डॉटर सेल में रहता है यानी कि पिता वाला सेल में रहता है, उतना ही क्रोमोसोम आपका नया सेल जो बनता है उसमें रहता है, तो इक्वल रहता है ना। लेकिन अगर हम बात करें म्योसिस में, तो म्योसिस में दो प्रोसेस होती है, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड। म्योसिस फर्स्ट में जो है वही होती है, हाफ हो जाता है। लेकिन म्योसिस सेकेंड की बात करें तो वो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो वहां पर हमको इक्वेशनल देखने को मिलता है, तो हम ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर दे दिया जाए अगला क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन जो हम बोलेंगे वो कॉपी में नोट करते जाइएगा। किस कोशिका विभाजन के द्वारा पैरेंटल सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है? आपके ऑप्शन है माइटोसिस, म्योसिस, म्योसिस सेकेंड, और डी नंबर में है ए एंड सी बोथ। डी नंबर हो जाएगा ना, माइटोसिस में भी आपका बराबर हो रहा है और जाकर के फिर म्योसिस सेकेंड में भी बराबर हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, अब तो पता चल रही है ना कहाँ कहाँ बराबर हो रही है। यहाँ पर देखिए बराबर हो रही है ना, और यहाँ पर देखिए बराबर हो रही है ना, दोनों जगह बराबर। तो कितने सारे ऑप्शन बन जाएंगे आपके? दो बन जाएंगे, एक तो माइटोसिस और दूसरा म्योसिस सेकेंड। ठीक है, ये M1 और M2 जो लिख दिए हैं इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप लोग भी M1 और M2 कर दीजिएगा। म्योसिस दो फेज में होती है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं कि ये माइटोसिस कहाँ पर होता है, किस सेल में होता है। ये सब बातें हम किस सेल में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, यूनिसेलर के लिए या मल्टी सेलर के लिए?
मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन होता है, तभी ना एक सेल से दोबारा सेल बनते हैं। तो सेल डिवीजन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, सभी के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हम देखते हैं कि माइटोसिस जो है वो किस सेल में होंगे। हमारे शरीर में कई सारे सेल हैं, लेकिन माइटोसिस हमारे शरीर के किस सेल में होंगे। अगर एग्जाम्पल हम अपने आप को लेते हैं, मनुष्य को लेते हैं, तो माइटोसिस मनुष्य के किस सेल में होगा, ये अगर आप लोग बताने की चेष्टा करें तो बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं? ये जो होता है माइटोसिस, आपको ये होता है आपके बॉडी के सोमैटिक सेल में। अब कहिएगा सर ये सोमैटिक सेल क्या है? तो हमारे शरीर जो है, यानी कि ह्यूमन बॉडी, वो दो सेल से है, उसमें दो सेल्स हैं। आंख, कान, नाक, टांग वगैरह जितना भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे सोमैटिक सेल हैं। तो बोलिएगा दूसरा, दूसरा आता है जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। तो जर्म सेल आपका मेल में अगर देखिएगा, बोलिएगा सर मेल में जर्म सेल क्या है? तो मेल में जर्म सेल स्पर्म है, क्योंकि जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल भी बोले हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल क्या है मेल में? स्पर्म है। तो फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवम। ओवा हो जाएगा, ठीक है। केवल यही दोनों जो है वो जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल है, अगर हम ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बाकी के सभी क्या है? आंख, नाक, टांग वगैरह जितना है, सभी के सभी क्या है? सोमेटिक सेल है। तो सोमेटिक सेल में आप लिख सकते हैं शरीर के सभी अंग। शरीर के अंग हो जाएंगे। वही अगर हम बात करें कि आपका म्योसिस, म्योसिस किस में होता है? तो अभी हमने बताया आपको, या तो जर्म सेल या नहीं तो दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल, अगर दो केस में इनको बांटिएगा, तो मेल और फीमेल में बांटिएगा तो मेल में क्या हो जाएगा? स्पर्म, ठीक है। और फीमेल में ओवा, ठीक। यहां तक समझने को कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? बोलिए। नो नो सर। चलिए, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं कि सेल डिवीजन कितने फेज में होते हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज आप लोग सुने होंगे, ठीक है। उसी को आज हम लोग पूरे क्लियर करेंगे कि आप इंटरफेज किसको कहेंगे, इंटरफेज में क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हम एक सेल ले लेते हैं, इतना बड़ा ही सेल रहने दे कि और बड़ा ले ले। सही है सर। चलिए सही है। तो इसमें आप एक पॉइंट मान के इसका 90% हिस्सा को अलग कर सकते हैं, ठीक है। 90% हिस्सा को अलग कर दिए, 95% को, 90% नहीं 95% को, ठीक है। अगर आप 95% हिस्सा को अलग कर दीजिएगा तो जो बड़ा वाला हिस्सा होगा आपके पास, वो क्या कहलाता है? इंटरफेस, ठीक है। और ये छोटा वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये छोटा वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम फेज भी इसको कहा जाता है। एम फेज बोले तो माइटोटिक फेज। हिंदी में भी माइटोटिक ही होता है, तो हिंदी वाले ज्यादा सीरियस नहीं हो जाइएगा। अब इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, पहले हम लोग ये जानते हैं। किसी भी सेल का सबसे बड़ा हिस्सा जो है जिसमें ज्यादा समय लगता है वो इंटरफेज में लगता है। ठीक है, इंटरफेज में जो है सेल को, मान लीजिए किसी सेल के डिवीजन में अगर 24 घंटा लगता है एक सेल से नया सेल बनाने के लिए, तो उनको 24 घंटा में लगभग 23 घंटा जो है वो कहाँ लग जाता है, इंटरफेज में ही लग जाता है। ठीक है, 95% टाइम जो है, 95% टाइम टेकिंग फेज कौन सा है, इंटरफेज है। और 5% ही जो है वो क्या है, माइटोटिक फेज है। तो जल्दी से अब हमें बताइए, अगर कोई सेल 24 घंटा में डिवीजन करता है तो उनके द्वारा लिया गया समय माइटोटिक फेज में क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। तो अगर किसी सेल के डिवीजन में 24 घंटा का समय लगता है तो उस सेल के द्वारा माइटोटिक फेज में उस 24 घंटा में से कितना समय लिया गया होगा? 23 घंटा से। कितना? इंटरफेस के लिए 23 घंटा से। इंटरफेज के लिए 23 घंटा, वेरी गुड। अगर 24 आवर का समय लग रहा है तो 22 पॉइंट आपको जो है लगभग जो है 22.8 आता है, जिसको आप 23 आवर मान सकते हैं कि लगभग 23 आवर लग जाता है आपके इंटरफेज में, और 2 आवर लगते हैं आपके, सॉरी 1 आवर आपके लगते हैं माइटोटिक फेज में। मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा समय कौन ले रहा है, इंटरफेज ले रहा है ना, क्योंकि ये बड़ा सा फेज है। ठीक है, अब ये बड़ा सा फेज है तो ऐसा नहीं कि ये अकेले बड़ा सा है, इसमें भी कई प्रकार की आपको घटनाएं देखने को मिलेगी, जिसमें पहला आप, चलिए देखिए, जिसमें पहला को हम लोग बोलते हैं जीवन फेज, दूसरे को क्या बोलते हैं, एस फेज या G2 फेज, बोलिए। एस फेज। और तीसरे को बोलते हैं G2 फेज, और इसको बोलते हैं एम फेज। तो इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा, नीट में 2 बार पूछ दिया था सीक्वेंस। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप लोग एक पूछिएगा कि एक तो और होता है सर, G0 फेज हम लोग सुने हैं, G0 फेज सुने हैं आप लोग? एक होता है यहाँ का G0 फेज, ठीक है, बहुत छोटा सा फेज होता है G0 फेज। तो आप लोगों का सीक्वेंस क्या बनेगा, कोई बना सकते हैं इसका सीक्वेंस? G0, G1, S, G2, M, फिर जाकर के 2 सेल बन जाएगा, और 2 सेल के बाद पुनः यही क्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें भी ग्रोथ होगा, उसके बाद जो है डिवीजन होगा, फिर जाकर के क्या होगा, नया सेल बनेगा, यही सारे प्रोसेस उसमें भी हो गए। तो G1 फेज को क्या बोलते हैं, S फेज को क्या बोलते हैं, G2 फेज को क्या बोलते हैं, अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कुछ जीव जैसे हम ये पूछ लें कि ईस्ट का जो है, क्वेश्चन एक लिखिएगा, ईस्ट, YEST, ईस्ट लगभग 90 मिनट में कोशिका चक्र को पूरा करती है, तो इसके विभाजन में एम फेज में लिया गया समय होगा, एम फेज में लिया गया समय होगा, एम फेज में कौन सा समय लिया, कितना समय लिया गया होगा, ये बताइए। तो आप लोग बना के बताइएगा, ठीक है, चैट बॉक्स में जाकर के मैसेज करके सब लोग अपना, वहां पर देखिए तो इमेज सेंड करने वाला है चैट बॉक्स में, अगर है तो आप लोग वहां पर अपना
जो सॉल्यूशन किए होंगे उनको फिगर भी ड्रॉ करना है, ठीक है, और बताइएगा वहां पर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और G1 फेज, S फेज और G2 फेज को अलग अलग से समझते हैं, ठीक। सर चलिए इंग्लिश में जीवन हिंदी फेज वाले ही बोलते हैं क्या? क्या, इंग्लिश में भी जीवन फेज ही बोलते हैं सर उसको? इंग्लिश में ही नहीं, इसका नाम पूरा पूरी अलग होता है, ठीक है। इसको पोस्ट मैट्रियोटिक फेज भी बोल सकते हैं या ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। तो इसका जो सांकेतिक नाम जो दिया गया है सेल डिवीजन में, G1 ही किया गया है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने आपको लिखा है, आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा के ऐसा ही देखने को मिलेगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। M फेज को क्या बोलते हैं? मैटोटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। डॉट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, G1 फेज के विस्तार से समझते हैं कि G1 फेज को क्या बोलते हैं, ठीक है। G1 को तो वैसे आप G1 ही बोलिएगा नॉर्मली, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो, ठीक है, G1 फेज अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं इसको कुछ अच्छा से बोले, तो इसको आप बोल सकते हैं पोस्ट मैटोटिक फेज, ठीक है। क्या बोलिएगा? पोस्ट मैटोटिक फेज। इसको हिंदी में भी यही बोल सकते हैं, पोस्ट मैटोटिक अवस्था। फेज का हिंदी होता है अवस्था, ठीक है। या तो बोलिए G1 फेज को बोलेंगे G1 अवस्था और पोस्ट मैटोटिक फेज को बोलेंगे पोस्ट मैटोटिक अवस्था। इसके बारे में हम समझा देते तो हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। G1 फेज जो है वो स्टार्टिंग है, किसी भी सेल का स्टार्टिंग है। अब अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने से पहले क्या क्या चीजों की तैयारी कर लेते हैं? सारे मटेरियल का सर। देख लेते हैं कि हाँ सब्जी मेरे पास है कि नहीं है, ऑयल जो हम डालेंगे वो है कि नहीं है, ठीक है, मिर्च वगैरह है कि नहीं है, सब कुछ आप चेक करते हैं कि सब कुछ है कि नहीं है, ठीक है। इस अवस्था को जो है G1 फेज कहा जाता है, ये तो हमने बता ही दिया। और इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगला जो सेल बनेगा उसमें भी प्रोटीन भेजना है, क्योंकि बंटवारे जब होगी तो बराबर बराबर चीजों की बंटवारे होगी। तो इस फेज में जो है वो आरएनए तथा प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, ठीक है। तो पॉइंट बना के लिख लीजिए। चलिए मैं ही लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश में इस लिखिएगा सर। अवस्था में, इस अवस्था में, अवस्था जहां पर हम हिंदी में यूज करें वहां पर आप फेज लिख लीजिए, PHASE। इस अवस्था में कोशिका का आकार, आकार बोले तो साइज, आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या होता है इस फेज में? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण बोले तो सिंथेसिस, ठीक ना। आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। और क्या क्या हो सकता है बताइए, आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है तो। इस फेज में और क्या क्या हो सकती है? भी सिंथेसिस होता है सर, हिस्टोन प्रोटीन बनता है। और नहीं, हिस्टोन प्रोटीन तो उसमें बनेगा, एस अमाइनो फेज में एसिड जाके बनता बनेगा। है। हाँ, अमाइनो एसिड फॉर हिस्टोन प्रोटीन। और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। वो सब वहां बनेगी जहां पर डीएनए का आपका शुरू हो जाएगा कॉपी होना, ठीक है। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होना शुरू होगा तब जाकर के हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा।
लेकिन यहाँ पर जो है केवल दो ही काम होगा। पहले तो सेल यानी कि कोशिका का जो है वो आकार बढ़ जाएगा, और दूसरा काम क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसलेशन इस फेज में होगा। इसके बाद वाला जो फेज होता है एस फेज, उस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं जीवन फेज के अंदर। ठीक है, और जीवन फेज कल जो है एस फेज, G2 फेज, और इसको कंप्लीट करते हुए फिर जो है आप लोगों के माइटोसिस, मियोसिस सबको बारी बारी से देखेंगे। ठीक है।